नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में आज खास तौर से हम बात करेंगे कैसे आपका जो निवेश है वो और भी ज़्यादा आपको लाभ पहुंचा सकता है। जी हां, अगर आप सिर्फ भारतीय शेयर्स में निवेश करते हैं तो क्या आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ से चूक रहे हैं? और ऐसे में जब हम देखते हैं कि कैसे जो इंटरनेशनल फंड हैं वो आपके पोर्टफोलियो को क्या ग्लोबल एक्सपोजर देने का एक आसान तरीका हो सकते हैं, इस पर आज आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन ऐसे में क्या जो इंटरनेशनल फंड हैं वो आखिर क्या होते हैं, इसकी एबीसीडी क्या है, ये आपको हम आज समझाएंगे। यहाँ पर कैसे इसमें आप निवेश कर सकते हैं, क्या तरीका है इसका, और इसके साथ साथ इसमें जब हम बात करते हैं क्या कुछ फ़ायदे इसके हैं और क्या कुछ जोखिम भी यहाँ नज़र आ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब हम सही इंटरनेशनल फंड अगर हम चुन सकते हैं, इसके लिए किन बातों का ख्याल हमें रखना होगा, ये तमाम जानकारी आज आपको मनी मंत्र में हम यहाँ देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। जब हम देखते हैं कि कैसे इंटरनेशनल फंड जो हैं क्या वो होते हैं और कैसे इसमें हम निवेश कर सकते हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार इंटरनेशनल फंड होता क्या है। जी हाँ, इंटरनेशनल फंड के बारे में आइए आपको बता देते हैं कि आखिर कैसे यहाँ आपके निवेश का जो विकल्प है वो आपके पास होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं आसान भाषा में आखिर इंटरनेशनल फंड होता क्या है। यानी विदेशी जो शेयर हैं उसमें निवेश करने वाला एक ये फंड आप इसको मान सकते हैं। साथ ही दुनिया की बड़ी कंपनियों में इसके जरिए निवेश आप कर सकते हैं, एक बड़ा मौका आपके पास रहता है। म्यूचुअल फंड के जरिए इसमें आप निवेश कर पाएंगे। कई देशों में निवेश का अवसर जो है वो आपके पास रहता है, अलग अलग देशों के जो म्यूचुअल फंड हैं उसमें, और घर बैठे यानी भारत में बैठे बैठे आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए और उसके साथ साथ एक ग्लोबल मार्केट का जो एक्सपोजर है वो आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ फंड क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन बात आती है कि इसका प्रदर्शन कैसा रहा, कि क्यों इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो आप देखिए, पिछले एक साल का औसत रिटर्न जो है वो करीब नजर आता है 28% से अधिक, और इसके साथ साथ अगर पिछले 9 महीने की हम बात करें तो ये करीब 15.34% हमें नजर आ रहा है। और इसके पीछे वजह यह है क्योंकि वैश्विक उथल पुथल की अगर बात की जाए, अनिश्चितताएं तमाम हमने देखी हैं, और खासतौर से पश्चिम एशिया की बात की जाए, उस वजह से कहीं ना कहीं बाजार पर असर पड़ा है। लेकिन एक साल पहले का रिटर्न आप देखिए किस तरीके से वो करीब 28% से ज़्यादा यहाँ नज़र आता है। और उसके साथ साथ 9 महीने की अगर हम बात करें, पिछले 9 महीने में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे करीब 15% तक का जो रिटर्न है वो इंटरनेशनल फंड से कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनको यहाँ मिलता हुआ नज़र आया है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से पिछले एक साल की बात करें या पिछले 9 महीने की बात की जाए, किस तरह का रिटर्न वहाँ से आया है। लेकिन अगर अब तक का रिटर्न हम आपको बताएं, अलग अलग बाज़ारों को जब हम देखते हैं तो देखिए किस तरीके से शानदार रिटर्न यहाँ नज़र आता है। ताइवान की अगर हम बात करते हैं तो करीब 109 से 118% तक का जो रिटर्न है वो यहाँ के बाज़ार से निकलता हुआ आया है। अमेरिका की अगर बात की जाए, यहाँ हमने देखा था उथल पुथल थोड़ी नज़र आई थी, 31 से 35% का रिटर्न यहाँ भी हमने देखा है। चीन की अगर बात की जाए तो 29 से 35% का रिटर्न है। वहीं जापान की अगर हम बात करते हैं तो करीब 33.4% का रिटर्न जापान से भी नजर आ रहा है। जबकि यूरोप की अगर बात की जाए तो यहाँ 26.4% का रिटर्न नजर आता है। तो ये अलग अलग बाजार की स्थिति आपको हम बता रहे हैं, किस तरह का रिटर्न उनसे निकलता हुआ नजर आया है। और जो जानकार हैं उनका मानना ये कि ये पूरे, जब हम इंटरनेशनल फंड्स की बात कर रहे हैं तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जो फोकस है वो नज़र आता है। फिर चाहे एआई की हम बात करते हैं या ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कैसे जो निवेशक हैं उनका एक रुझान नज़र आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए 2 खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर NC माहेश्वरी जी, अध्यक्ष हैं फारसाइट ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर माहेश्वरी। और साथ ही धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, CEO हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्रा में। सबसे पहले डॉक्टर माहेश्वरी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इंटरनेशनल फंड्स की अगर बात की जाए, क्योंकि कई निवेशक ऐसे हैं जो लगातार अच्छा जो प्रॉफिट है वो ले रहे हैं, लेकिन एक इसका दूसरा नज़रिया ये भी है कि जो डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ये एक अच्छा अवसर हम मान सकते हैं निवेशकों के लिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि मेरा ही आपका नहीं करोड़ों निवेशकों का है। हर निवेशक जानना चाहता है कि क्या मैं फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करूं, क्या मैं कर भी सकता हूं, और अगर मैं चाहूं करना तो क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेट है, कैसे मैं उसको इन्वेस्टमेंट करूं। तो
तो मुझे लगता है आज की इस चर्चा के बाद, आज के बाद वो एक सूचित, बैलेंस, संतुलित डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। यही हमारी आज की चर्चा का लक्ष्य है। जी। सबसे पहले आपने बताया कि बड़ी टेम्पटेटिव, बहुत ही, आप देखें बाहर के मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट कोई कंपैरिजन ही नज़र नहीं आ रहा। आप कोरिया की मार्केट की बात करें, 150% तक का रिटर्न रहा, ऑफ कोर्स हाईली वोलेटाइल। ताइवान की मार्केट की बात करें 100%, 28, 30, 36, 40 एवरेज रिटर्न्स है। उसके अगेंस्ट इंडिया की मार्केट ने 1-2 साल कोई रिटर्न नहीं दिया। तो हर आदमी के मन में, हर निवेशक के मन में एक सवाल है कि क्या मैं अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए फ़ौरन में इन्वेस्टमेंट करूं। और जैसे हमने अभी सोचा करने के लिए, अभी आरबीआई काफ़ी लिबरलाइज पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी इस पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डालती। आप एक आम निवेशक अगर चाहे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है जी। आप फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट का पहल है वो है गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद गुजरात में बनाई हुई है, उसके जो सारे प्रोसीजर्स हैं ब्रॉडली एक से जिसको बोलते हैं, जो से एक्सपोर्ट जोन होता है उसकी तरह है। वहाँ पे अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओवरसीज ट्रांजेक्शन ही मानी जाती है। उस पर टैक्सेशन, एसटीटी या जो कैपिटल गेंस के रूल्स हैं मोर और लेस उसकी तरह है। तो जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी तो हम बताएंगे, पर उससे पहले मैं इन्वेस्टर को बहुत कॉशन करना चाहता हूँ कि ये जो हमने डाटा दिया है बहुत ही टेम्पटिंग है, लेकिन ये क्योंकि हमने एक पीरियड लिया है। जब हम एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगर हम 22 और 23 की बात करें, 2022-2023 में ये जो मार्केट्स दिखाई हैं वो -30% थी और इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो अगर हमने यही क्वेश्चन आज से 2 साल पहले किया होता तो लगता कि शायद इंडिया ही आधारभूत है, बाकी कंट्रीज नहीं है। और ये रिवॉल्विंग है। जब भी हम हर मार्केट में कहते हैं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस का कोई माध्यम नहीं है, उसका जानने का इंडिकेटर नहीं है, उसे हमें अलग से समझना पड़ेगा। अभी क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ ने इतनी अच्छी रिटर्न्स दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले सालों में भी इतना डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल, यानी ये पॉइंट सिर्फ को याद रखना, जो रिटर्न निकल कर आ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान ना दें और भी जो उसके पहलू हैं उसको भी आप समझें। धीरेन्द्र जी, आपसे भी ये समझना चाहूँगा, जिस तरीके से डॉक्टर महेश्वरी ने भी बताया कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल फंड्स को देखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जो निवेशक है आखिर किस वजह से उसका जो रुझान है वो इंटरनेशनल फंड्स की तरफ नजर आता है? नहीं, जिस वजह से हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जब और खासकर हम यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं ये प्राइमरीली इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी में निवेश करने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम बेहतरीन कंपनियों के ओनर बन सके, बेहतरीन कंपनियों के हम शेयर खरीद सके। और भारतीय बाजार दुनिया भर के लिस्टेड बाजार जो है, तो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट है जी, उस पूरे बाजार का केवल 4% है। तो जब आप केवल भारतीय बाजार में लगाते हैं तो दुनिया में अगर 100 रुपए का शेयर अगर उपलब्ध है तो आपके केवल 4 रुपए का ही यूनिवर्स आपके लिए उपलब्ध है जिसमें आप लगा। हमारी दुनिया ही यही है। उसके अलावा जो डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि हमारी नौकरियां यहाँ पे हैं, हम इसी इकोनॉमी से बंधे हुए हैं जी, और हमारा सारा निवेश भी यहाँ है, तो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो बेहतरीन कंपनी और डाइवर्सिफिकेशन, ये 2 उद्देश्य है जी। हाँ, आपने जो अभी ये जो जितने सारे विकल्प के रिटर्न दिखाए, ये सारे रिटर्न बड़े अच्छे हैं जी, लंबे समय के रिटर्न भी अच्छे हैं। भारतीय बाजार का भी लंबे समय का रिटर्न इनसे काफी कंपेरेबल होगा, 5 साल का और 10 साल का या 3 साल का अगर हम रिटर्न देखें, क्योंकि पिछले 1 साल में एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस देखा गया है। भारतीय बाजार कमजोर रहा है और विदेशी बाजार और खासकर अमेरिकी बाजार और खासकर नैस्डैक और S&P 500 जहाँ पे भारतीय निवेशकों का पैसा रहा है इन इंडेक्स फंड के जरिए, वहाँ पे खासा उछाल देखा गया है। और पिछले 2-4 दिन में या 10 दिन में बहुत भारी गिरावट भी। और ताइवान का बाजार जिस तरह का हम देख रहे हैं जी, जिस तरह से बिल्कुल ये औंधे मुंह गिर रहा है और जिस रफ्तार से ये चढ़ रहा था, ये बड़ी, तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आप जितने भी विकल्प दिखा रहे थे, ये अधिकतर विकल्प भारतीय निवेशकों के लिए बंद हो चुके हैं जी, क्योंकि भारतीय निवेशकों के लिए आसानी से लगाने का जो जरिया था वो था डोमेस्टिक। आप आम फंड की तरह रुपया में आप इन्वेस्ट कर पाते थे, और वैसे करीब 30-40 फंड है जी। सारे फंड धीरे धीरे बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीआई का नियम है
कि $7 बिलियन का सीलिंग था, तो किसी किसी में कुछ कुछ विंडो रह गया था। वो सारे पिछले सप्ताह अधिकतर सारे फंड बंद हो गए। अब लोगों के पास केवल और ETF में भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जी। जो फैंग प्लस, S&P 500, NASDAQ 100 जो कि हमारे यहाँ निफ्टी, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जी। जब आप उनको खरीद रहे हैं तो उनका NAV 100 रुपए का है, तो वो बिक रहे हैं 135 रुपए में या 120 रुपए में। तो आप इतने प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे भी उनका नया बनना बंद हो चुका है। वहां पे भी वो अपना सीलिंग हिट कर चुके हैं जो RBI का उपलब्ध है $2 बिलियन। तो यानी अगर देखा जाए धीरेन्द्र जी, ये कुछ जोखिम है जो कि जुड़े रहते हैं और शायद निवेशकों को ये जानना बेहद जरूरी। ये जोखिम नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि अब भारतीय निवेशकों के लिए खतरा है। दूसरा, ये जो गिफ्ट सिटी में जितने भी विकल्प आए हैं, और खासकर 4 विकल्प जो कि लोगों के लिए अभी उपलब्ध हैं, और जहां पे आप LRS के जरिए, जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसके जरिए अगर आप $2.5 लाख सालाना प्रति व्यक्ति हर नागरिक जो निवेश कर सकता है जी, वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी उसका पूरा डिजिटल रोड मैप नहीं है। पहले आप अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे लगाते हैं, और वहां पे एक जहां पे आप जिसके जरिए लगा रहे हैं उसमें इन 4 फंड को, जो कि इंडेक्स फंड है, तो आप कह सकते हैं कि इनका हिस्ट्री है, भले ही इन फंड्स का लंबा हिस्ट्री नहीं है। और वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे 2 तरीके का NAV उपलब्ध है जी। एक NAV जिसपे आप खरीदते हैं, और वही NAV लागू होगा। एक लॉन्ग टर्म का NAV है, एक शॉर्ट टर्म का NAV है, क्योंकि दोनों के टैक्सेशन रूल्स अलग हैं जी। और ये टैक्स एडजस्टेड रिटर्न NAV आपको वहां पे उपलब्ध है। तो ये निवेशकों को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट सारे म्यूचुअल फंड का जैसे यहाँ पे मिलता है आपको कार्बी और कैम से या CDSL से या NSDL से, वैसे उपलब्ध नहीं है, और इनका टैक्सेशन रूल भी अलग। बिल्कुल, लेकिन ये बेहद जरूरी डॉक्टर माहेश्वरी के जो निवेशक है वो अच्छे से जाने, क्योंकि अक्सर यही होता है कि सिर्फ ये दिखता है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो वहाँ कोशिश की जाती है कि हम भी अपना जो निवेश है वो करके देख सकते हैं। जैसा लेकिन धीरेन्द्र जी ने बताया कि एक पूरा फ्रेमवर्क जो है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए, किस तरीके से वो पूरा लीगलाइज है, और जो हमारी संस्था है उसके अनुसार किस तरीके से हम सही निवेश कर सकते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की अभी निवेशकों में कुछ कमी नज़र आती है? हाँ, डेफिनेटली उनको अभी जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। और मैं जो धीरेन्द्र जी ने कहा है उसको ज़रा सिंपल टर्म्स में थोड़ा सा एलुसिडेट, थोड़ा सा उसको डिटेलिंग करने की कोशिश करूँगा। अगर हम देखें ब्रॉडली 3 फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले था कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड, जो जैसे आदमी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे थे जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी कुछ 10%, 20% या ज़्यादा अमाउंट लेते थे, तो इसलिए वो सबसे सिंपल था। जैसे आप नॉर्मल XYZ इंडियन स्टॉक्स के ऊपर म्यूचुअल फंड लेते हैं, वैसे आप उसमें पार्टिसिपेट करते। और काफ़ी लोगों ने अर्ली मूवर एडवांटेज लिया और 2-3 साल में सब्सटैंशियल रिटर्न बनाई। लेकिन वो विंडो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट ने जब तक वो सीलिंग जो लगाई थी पर म्यूचुअल फंड इतने से ज़्यादा पैसा बाहर नहीं बेच पाएगा, वो मोस्ट और लेस हरेक की आ गई है। तो जब तक वो या तो गवर्नमेंट उसको रिवाइज ना करे या उनमें कोई रिडेम्पशन ना हो, बट वी कैन कीप ऑन वॉच। ये सबसे सिंपल है, कोई आपको एक्स्ट्रा कंप्लाइंस नहीं करनी, कोई टैक्सेशन में इशू नहीं है। जो आप अभी तक समझते आए वही उसका फ्रेमवर्क है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको शुरू करना है तो वी कैन वेट कि जो अपने इंडियन म्यूचुअल फंड है विच आर गिविंग एक्सपोजर ऑन द फॉरेन इंडाइसेस या फॉरेन स्टॉक्स पे एक्सपोजर दे रहे हैं, उनमें हमें इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। और दूसरा है डायरेक्ट अकाउंट। आप डायरेक्ट अकाउंट गवर्नमेंट ने परमिट किया हुआ है। आप लिबरलाइज स्कीम का आंसर 250 लैक्स तक, मतलब $2,50,000 आप कभी भी भेज सकते हैं। मीन्स रफली 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट हो गया। आप डायरेक्ट अकाउंट खुलवाइए और डायरेक्ट वहाँ ETF में पार्टिसिपेट करिए। वहाँ 2 सीरीज बड़ी पॉपुलर हैं, QQQ जो नेस्डेक बेस है, या OO जो S&P बेस है। उसमें ऑलमोस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नेग्लिजिबल है। ऑफकोर्स आपका यहाँ जब पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका कन्वर्जन ऑफ करेंसी में भी लॉस होगा, आपका बैंक चार्जेस भी लगेंगे, वहाँ पे इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी लगेंगे, पर रैकिंग कॉस्ट जो है इस तरह की अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि विंडो आज की डेट में बिल्कुल ओपन है, 2.50 तक आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद आप ETF करिए। अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड हैं, सबसे पहले आज का जो मुझे बड़ा अच्छा लगा टॉपिक में कि अब हम अपने इन्वेस्टर, जब भी हम डिस्कस करते थे, हम इन्वेस्टर को ये मान के चलते थे कि वो शायद फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है या फाइनेंशियल लिटरेसी में स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद उस मार्केट को पूरी तरह समझते नहीं, तो हम उनको
बेसिक फ्रेमवर्क के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करते थे। आज हमें लगा कि हम बड़े एडवांस वर्जन के ऊपर कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, तो हम कम से कम मान के चल रहे हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं। जी बिल्कुल। तो उसके चलते में अगर हमें लगता है कि वो इंटरनेशनल एक सिंगल कॉल ले सकते हैं जी, उनको लगेगा कि निविदिया शेयर बड़ा अच्छा है, उनको लगता है कि एप्पल का शेयर बड़ा अच्छा है, उनको लगता है कि ब्लैक रोज का शेयर बड़ा अच्छा है, तो डायरेक्ट ले लें जी। तो आई थिंक वो प्रोसीजर भी अवेलेबल है, जो हमारा सेकंड सिस्टम है। बिल्कुल, लेकिन जो विकल्प हमारे पास है उसमें क्या सही, इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और कैसे जो इंटरनेशनल फंड है, ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ वहाँ से अच्छी जो कमाई है वो हो सके, उसके पीछे की जो लागत है वो भी आपको समझनी होगी। और तभी हम कह सकते हैं कि इसमें जो निवेश का आपका फैसला है वो सोच समझ कर आपको लेना होगा। इससे जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मसाला ओए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ, सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स को लेकर और इसमें निवेश के जो विकल्प हैं वो किस तरीके से हैं, कितने सही हैं और यहाँ पर और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जानना चाहूँगा आपसे, जब हम, क्योंकि कई आज के समय में जब हम डिजिटलाइजेशन को देखते हैं, कई इस तरह के ऐप हैं जो कि लगातार इस तरह के दावे करते हैं कि आप इंटरनेशनल फंड में बिल्कुल डायरेक्ट एक तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह की जब कुछ भ्रामक जानकारी आती है जो सही नहीं है, उससे कैसे जो निवेशक है बच सकते हैं, कैसे वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, एक तो जब भी कोई भारतीय निवेशक निवेश करता है तो उसको एक चीज जरूर चेक करना चाहिए कि ये किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है उसके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जोखिम ले रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलेटेड नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड नहीं है जी। दूसरा, ये जो दो जरिया है जो कि जिसमें बहुत आसानी से भारतीय निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाते थे, एक ऐसा फंड जो कि विदेशी बाजार में सीधा निवेश करता है, दूसरा फंड जो कि ETF है जो भारतीय बाजार में इशू किया गया है, एक इंडेक्स में या कहीं पे इन्वेस्ट हुआ है और लोग उसको एक शेयर की तरह खरीद पाते हैं। वैसे 6 फंड है जी। ये दोनों जरिए, दूसरा वाला तो ETF तो अभी भी उपलब्ध है, आप बाजार में रोज खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम पे मिल रहा है तो आपके लिए लेना वो उचित नहीं है। म्यूचुअल फंड लेने का दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन एक तीसरा रास्ता है जो कि आसान रास्ता है, जो अभी भी भारतीय निवेशकों के पास उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे भारतीय फंड हैं जिसमें कि 10 से 35% तक पैसा विदेशी बाजार में लगा हुआ है जी। उनका भी अब और उनका पैसा लगना संभव नहीं है क्योंकि ये RBI का सीलिंग वो हिट कर चुके हैं। लेकिन अभी भी ऐसे करीब 12-13 फंड हैं जिनमें 25 से लेके 10% तक पैसा विदेशी बाजार में लगा हुआ है और उसमें आप लगाते हैं तो आपका लगा हुआ 100 रुपए का 25 रुपया विदेशी बाजार में लग जाएगा और बड़ी आसानी से लग जाएगा। इसमें ना तो डॉलर कन्वर्ट करना है, इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी इक्विटी फंड की तरह होगा। तो ये काफी, आज के समय जब विदेशी बाजार में आसानी से किसी छोटे निवेशक के लिए लगाना संभव नहीं है जी,
तो उनको ये जरिया लेना चाहिए। दूसरा, आपके पास है कि बहुत सारे विदेशी ब्रोकर भारतीय बाजार में निवेशकों का अकाउंट खोल रहे हैं और उनके जरिए आप विदेशी बाजार में सीधे तौर पे शेयर्स या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ खरीद सकते हैं जी। वो खरीदने के लिए एक तो खरीदना बड़ा आसान, एक तो अकाउंट खोलना बड़ा आसान है, पैसा ट्रांसफर करना बड़ा आसान है। चुनाव सावधानी से कीजिए, जैसा माहेश्वरी साहब कह रहे थे कि आप डाइवर्सिफाई कीजिए, लंबे समय के लिए खरीदिए। केवल आप वहाँ पे, चूंकि अभी बढ़ रहा है और या बढ़त का दौर है, तो आप हाल फिलहाल के रिटर्न को देख करके उसका पीछा ना करें जी। और टैक्स के बारे में आप चिंता करें, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट वैसा नहीं होगा। भारतीय नियम वहाँ पे लागू नहीं होते हैं कि जैसे एसटीटी होता है या हमारे यहाँ हमारे टैक्सेशन के रूल्स भिन्न है। और इसको आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में अलग तरीके से आपको फाइल भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि इसको गंभीरता से नहीं लेना, बारीकी से अपने टैक्स रिटर्न में नहीं देना, ये काफी बड़ा जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर माहेश्वरी, जो जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी ने बताया कि जो कई ऐसे फंड्स हैं जिनका कुछ प्रतिशत जो हिस्सेदारी है वो विदेशी फंड्स में है, क्या इसमें कई ऐसे अहम सेक्टर्स जो हैं वो हम मान सकते हैं, एआई की बात की जाए, सेमीकंडक्टर की हम बात करें या ईवी की बात की जाए, इनके ज़रिए क्या हम मान सकते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लगातार ग्रोथ जो है वो हमें नज़र आ सकती है? देखिए, अगर हम फॉरेन मार्केट की बात कर रहे थे, ताइवान की, कोरिया के, इवन अमेरिका, यूएसए में जो बेसिक ग्रोथ हुई है वो उनकी टेक सेक्टर में हुई है, वो भी एआई बेस। चाहे आप निविदिया के शेयर की बात करें या किसी और शेयर की बात करें, नाम में मुझे लगता है लेना सही नहीं है, कोरिया मार्केट सबों में, और उसमें देखना है कि क्या उसके अंदर अभी और स्ट्रीम बाकी है या नहीं जी। अभी हमारा एस्टिमेट है, अभी जो अगर हम कुछ रिसर्च की बात करें तो प्रेजेंट लेवल पे ही टेक स्टॉक्स को मेंटेन करने के लिए उनका जो प्रॉफिट है वो करीब 1.5 ट्रिलियन तक होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में या देखें नॉन स्टॉक मार्केट में कंप्यूटर पार्ट्स की बात करें तो 20 से 30% तक का प्राइसेस में इजाफा हो गया है, और उसको सस्टेन करना, ऐसा नहीं है कि अब 30% अभी उन्होंने इंक्रीज की और 30% अगले साल कर देंगे। मुझे लगता है वो 30% प्राइस इंक्रीज को एब्जॉर्ब करें, यही बहुत टाइम होगा। तो मुझे लगता है ये जो रैली है आने वाले, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बहुत जल्दी इसको चेक लगेगा। जैसे हमने अभी कोरिया में देखा कि कल मार्केट 2 बार 3 बार लगातार डाउन फ्रीज रही, उस बाद अब फ्रीज भी है, काफ़ी वोलेटाइल है। अगर आप देखें उनका 40% जो टोटल मार्केट कैप था वो खाली 2 टेक स्टॉक पे ही था। तो कहीं ना कहीं टेक ने बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन दिया, आज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जिस ढंग से जो रेट ऑफ रिटर्न वो दे रहे थे, मुझे नहीं लगता आगे दे पाएंगे। तो हमें काफ़ी नजरिए, अगर आप खाली हाई बीटा स्टॉक, अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो में आपका मन है, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम ले सकता हूँ, जब भी आपको टेक स्टॉक में जाएंगे। यानी जोखिम क्षमता जो है वो लगातार देखिए आपको अपनी देखनी होगी, उसके अनुसार ही आप आगे जो कदम है बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी कि आप अच्छे से जो ग्लोबल मार्केट है पहले जानें समझें, और कोई भी फंड है, शेयर है, वो उसका क्या प्रोफाइल है, कौन सी कंपनी है, किस तरीके की हिस्सेदारी, तमाम जो बारीकियां हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और उसके बाद ही आप निवेश करें। फिलहाल यहाँ डॉक्टर माहेश्वरी और धीरेन्द्र जी, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, किस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो उसके तमाम जो नियम हैं, जो जानकारी है, वो अच्छे से समझ लें। और ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं कि कैसे जब निवेश को हम देखते हैं तो यहाँ कई ऐसे नियम हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इंटरनेशनल निवेश की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ कई ऐसे नियम, लंबी अवधि का आप अगर नज़रिया रखेंगे तो वो यहाँ पर बेहतर माना जाता है। और उसके साथ साथ जब भी आप निवेश करते हैं तो एसआईपी को प्राथमिकता दें, यानी उसके ज़रिए अगर आप करते हैं तो ज़्यादा सही अभी तक माना गया है। और साथ ही साथ एक बात का और आपको ख्याल रखना होगा, एक साथ बहुत ज़्यादा जो आपकी जो रकम है उसको निवेश में ना डालें, पहले देखें अच्छे से। एक साथ एक ही जगह पर सारा निवेश करना सही नहीं है, और लगातार आपका जो पोर्टफोलियो है उसको देखते रहें, जांचते रहें, देखें किस तरीके के बदलाव उसमें आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके अनुसार ही आपका जो भी निवेश है वो आप अपना पहले जोखिम देखें और उस जोखिम के अनुसार आप निवेश करें। यानी जान लें कि अगर इतना जोखिम है
तो आपको कितना निवेश करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। ये कुछ ऐसी बातें जिनका ख्याल आपको रखना होगा। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि अच्छा रिटर्न तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन इस दौरान निवेश के दौरान अगर देखा जाए तो कई ऐसी गलतियाँ भी अक्सर निवेशक कर बैठते हैं। वो गलतियां जो हैं जिनसे आपको बचना होगा वो भी आपको बता देते हैं। 5 बड़ी गलतियां जो कि हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात अगर आती है यहाँ पर उन बड़ी गलतियों में, वो है कि रिटर्न देखकर जो जल्दबाजी है वो आप ना करें। अक्सर हम यही देखते हैं, जो निवेशक है सिर्फ रिटर्न उनको नज़र आता है और साथ ही साथ सिर्फ एक ही देश में जो निवेश करना है वो भी आपके लिए सही नहीं है। अलग अलग, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन वहाँ भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और जो जोखिम लगातार एक बना रहता है उसको आप नज़रअंदाज ना करें। ये ना सोचें कि ये तो देखा जाएगा, जोखिम की कोई दिक्कत नहीं है, इस रिस्क को आप ले सकते हैं, लेकिन और साथ ही साथ जो टैक्स नियम हैं उनको भी समझें। जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी बताया कि इसको अच्छे से जानें समझें। और साथ ही इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा कि जो बार बार जो फंड्स हैं उनको आप ना बदलें। अक्सर हम देखते हैं कि कोशिश की जाती है, अच्छा यहाँ पर अगर हमें मुनाफा ठीक नहीं लग रहा है तो कोशिश हम करते हैं कि इसको निकाल दिया जाए और वहाँ नुकसान हमें उठाना पड़ता है। लेकिन ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लगातार आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद जब भी आप निवेश करें, फिर चाहे आप इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं या हमारे जो बाज़ार है उसकी बात करते हैं, ये तमाम बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बेहतर ढंग से ना सिर्फ आप निवेश कर पाएंगे बल्कि इसका जो रिटर्न है वो भी आपको बेहतर मिल सकेगा। तो आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।